हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि आपको पता है, IUCL टेक्निकल अटेंडेंट का हमारा जो फुल कोर्स है वो चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज हमारा 10वां लेक्चर है, जो कि है हमारा उत्तोलक तथा सरल मशीन। ठीक है, तो देखिए अभी थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, घर के 1-2 दिन बाहर रहूँगा, तो 1-2 दिन आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, और ये फिजिक्स का जो सेक्शन 1-2 चैप्टर्स बचे हैं उसको हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। और इसके बाद जो इंजन में पढ़ाऊँगा वो आप फिर से जो है बोर्ड पे पढ़ेंगे, तो इसको आप मैनेज करिएगा। कंटेंट में आपकी कोई कमी नहीं होने वाली है, सारा कुछ आपको वही मिलने वाला है जो आपको बोर्ड पे मिलता है। तो बस आपको चीज़ों को समझना है और अपने नोट्स को बनाते जाना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरल मशीन है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरल मशीन की डिफिनीशन। तो सरल मशीन क्या है? मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाने पर वह इस बल को किसी दूसरे बिंदु पर विशेष उपेक्षित दिशा में परिवर्तित कर देती है। यानी कि बेसिकली मशीन क्या है, अगर मान लीजिए किसी, जैसे कि मान लीजिए हम, ये एक हमारी क्या है, एक सिंपल सी बार है, यहाँ पर बीच में फलक्रम है। अब हमको किसी सामान को उठाना है, तो हम क्या करते हैं, इस पे देखिए बल नीचे की तरफ लगाएंगे और यहाँ पे जो सामान रहेगा ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक जो बार है, बीच में इसके जो फलक्रम है, ये भी एक सिंपल मशीन हो गया। यानी कि क्या करता है, विशेष उपेक्षित दिशा में परिवर्तित, यानी कि बल के दिशा को मुख्यतः क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। मशीन का उपयोग कार्य में आने वाली अतिक्रमण को कम करने और यांत्रिक लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। यांत्रिक लाभ समझिए क्या है कि बेसिकली हम जितना जितना उस पर बल लगा रहे हैं, यानी कि जितना हम प्रयास कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, कार्य हमको उससे ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि मान लीजिए हमने मशीन पर 1 न्यूटन का कार्य किया, लेकिन मशीन हमको कितना न्यूटन का जो है आउटपुट दे रही, तो 5 न्यूटन का। वही है मशीन, जो कि हम कम प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा भार को उठा सकते हैं, वही हमारा मशीन कहलाती है। अब देखिए प्रयास और भार को समझिए। किसी मशीन द्वारा कार्य करने के लिए ये लगाया गया बल P प्रयास कहलाता है, इसे पावर भी कहते हैं। यानी कि समझिए, किसी मशीन द्वारा कार्य करने के लिए लगाया गया बल B, यानी कि मशीन कार्य कर रही है, या सिंपल भाषा में समझिए, प्रयास वो चीज़ है जो हम मशीन को पावर दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, मशीन अपने से कहाँ से पावर लगाएगी भाई, हम उसमें कुछ इलेक्ट्रिक जोड़ेंगे या उसको मैन्युअली चलाएंगे तो वही उसको मिल गई। तो मशीन को हम पावर दे रहे हैं और मशीन उस पावर को यूज करके, जितना जो उस पावर को यूज कर रही है कार्य करने के लिए, वही उसका क्या कहलाता है, प्रयास कहलाता है। अगला देखिए, मशीन द्वारा किया गया कार्य अर्थात मशीन द्वारा अतिक्रमण किया गया प्रतिरोध लोड W कहलाता है, इसे भार भी कहते हैं। सिंपल की भाषा में समझिए, सिंपल भाषा में, कि आपने मशीन पर जो कार्य किया, यानी कि जैसे कि मोटर है, मोटर ऐसा तो है नहीं कि अपने आप चलेगी, मोटर को आप इलेक्ट्रिक दोगे तो वो क्या हो गया, वो आपका कार्य हो गया, ये आपने मशीन पर कार्य किया। फिर मोटर जब चलेगा तो हम उससे कोई अपना मशीन चलाएंगे, जैसे आटा चक्की चलाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया उसका लोड। तो इसे जो हम लोग मशीन को पावर देते हैं उसे प्रयास करते हैं, और मशीन से एक तरह जितना हमको आउटपुट मिलता है या मशीन पर जितना लोड होता है, वही उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। अब देखिए यांत्रिक लाभ को समझिए। यांत्रिक लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लोड और प्रयास का अनुपात मशीन का यांत्रिक लाभ कहलाता है। ठीक है, अनुपात संख्या के कारण इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, तो अनुपात होता है, लोड और एफर्ट दोनों का यूनिट सेम होता है। तो जब आप इनका अनुपात निकालोगे तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इनका कोई जो है यूनिट नहीं होता है। और यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज का आपसे फार्मूला पूछे तो लोड अपान प्रयास, यानी कि लोड W अपान एफर्ट P, यही आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। ये फार्मूला भी सिंपल आपसे पूछा जा सकता है, तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। अगले जो है पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उसका जो है मैथमेटिकल रूप में लिख दिया है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W/P। ठीक है, नोट यहाँ पे देखिए, मशीन का निर्माण करते समय अधिकतर यह देखा जाता है कि मशीन का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक हो। 1 से अधिक होने का मतलब क्या होगा भैया, देखिए यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपान प्रयास, 1 से अधिक होगा, इसका मतलब लोड आपका ज़्यादा है मशीन पर, यानी कि आपको उससे आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है और प्रयास आपको कम लगाना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है
कि आप प्रयास ज़्यादा लगा रहे हैं और लोड आपका क्या है, कम है। यानी कि आपको किसी काम को करने के लिए मशीन को ज़्यादा पावर देनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए मशीन का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मशीन का जो यांत्रिक लाभ हो क्या हो, एक से अधिक होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है वेग अनुपात। वेग अनुपात, अब इसमें देखिए प्रयास द्वारा चली दूरी d1 और लोड द्वारा चली दूरी d2 का अनुपात मशीन का वेग अनुपात कहलाता है। यानी कि ध्यान से समझिए, मैंने अभी आपको एक सिंपल बार का एग्जांपल दिया था, ये इस तरीके से यहाँ पे ये फलक्रम लगा हुआ है। अब देखिए आपने यहाँ पे बल लगाया, प्रयास लगाया, एफर्ट लगाया, किस सामान को उठाने के लिए, यहाँ पे कोई सामान W रखा गया है। तो जब आप इसमें नीचे की तरफ बल लगाएंगे तो ये कुछ ना कुछ भैया नीचे मूव होगा प्रयास द्वारा। यानी कि आपने एफर्ट लगाया तो ये बार क्या होगी, ये बार कुछ ऐसे हो जाएगी कि नहीं, ये बार कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो ये जो दूरी है ये आपने क्या किया, प्रयास लगाया, और यही दूरी क्या हो जाएगी, एफर्ट द्वारा, यानी कि जो आपने एफर्ट लगाया, प्रयास लगाया, उसके द्वारा चलित दूरी हो जाएगी। और जब क्षण ऐसे हो जाएगी तो हमारा लोड जो है यहाँ तक हो जाएगा। ये दूरी देखिए, ये क्या हो जाएगी, लोड द्वारा चलित दूरी हो जाएगी। तो इसी का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वेग अनुपात कहलाता है। और वेग अनुपात इक्वल टू क्या होता है, एफर्ट द्वारा चलित दूरी, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, और लोड द्वारा चलित दूरी d1/d2। यहाँ मैकेनिकल फॉर्म में इसको लिख दिया है VR इक्वल टू d1/d2। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिंपल फार्मूले से यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयास द्वारा चलित दूरी इतना है, लोड द्वारा चलित दूरी इतना है, तो उसका वेग अनुपात बताइए। या मैकेनिकल एडवांटेज भी आपसे पूछा जा सकता है उसी फार्मूले से। अब देखिए मशीन का सिद्धांत हम लोग देखते हैं। ठीक है, मशीन का सिद्धांत समझिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मशीन का कार्य सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण, मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर करती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर निर्भर करता है, इसलिए लोड एवं लोड द्वारा चलित दूरी का गुणनफल इसकी आउटपुट तथा प्रयास एवं प्रयास द्वारा चलित दूरी का गुणनफल इसका इनपुट कहलाता है। ठीक है, ये देखिए, यानी कि लोड, ये देखिए आउटपुट क्या हो जाएगा, लोड इंटू लोड द्वारा चलित दूरी। ठीक है, और जबकि इनपुट क्या हो जाएगा, प्रयास एवं प्रयास द्वारा चलित दूरी। क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया कि प्रयास हम लोग कर रहे हैं, यानी मशीन को हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको समझ लीजिए, मशीन पर किया गया कार्य इक्वल टू मशीन द्वारा किया गया कार्य। आउटपुट देखिए, मशीन द्वारा किया गया कार्य आउटपुट कहलाता है। ठीक है, मशीन द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। और आउटपुट का क्या होता है निकालने का फॉर्मूला, लोड इंटू लोड द्वारा चलित दूरी। अब इनपुट की बात करें तो मशीन पर किया गया कार्य इनपुट कहलाता है, और इनपुट क्या होता है, प्रयास इंटू प्रयास द्वारा चलित दूरी। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इफिशियंसी का सिंपल हमारा फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब अगर इसको आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो आउटपुट को आप क्या लिख सकते हैं भैया, लोड इंटू लोड द्वारा चलित दूरी यानी कि d2 अपॉन इनपुट क्या हो जाएगा, एफर्ट यानी कि प्रयास इंटू प्रयास द्वारा चलित दूरी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मशीन की इफिशियंसी को निकाल सकते हैं। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट और इनपुट का अनुपात मशीन की दक्षता या कार्यक्षमता कहलाती है। सामान्यतः दक्षता को सदैव प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाता है तथा इसका चिन्ह क्या होता है, ईटा। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं ईटा। प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत दक्षता, प्रतिशत एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी मशीन की जो दक्षता है, किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो निकाल सकते हैं। अब आइए जो इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम लोग समझते हैं कि यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज, वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो, और दक्षता यानी कि इफिशियंसी में आपस में क्या संबंध है। तो इफिशियंसी का देखिए फार्मूला भी इसने बताया कि आउटपुट इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, मशीन द्वारा किया गया कार्य। क्योंकि आउटपुट क्या है, जो हमको मशीन से कार्य मिला, इनपुट क्या है, जो मशीन पर हमने कार्य किया। आउटपुट मैंने अभी आपको क्या बताया कि आउटपुट क्या लिख सकते हैं, लोड इंटू लोड द्वारा चलित दूरी, और अपॉन में प्रयास इंटू प्रयास द्वारा चलित दूरी। देखिए वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया वही फार्मूला इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो W इंटू D2 अपॉन P इंटू D1। ठीक है,
अब इसको यहाँ पे देखिए, इसको एक्सचेंज कर लिया, W/P कर लिया, इन डिवाइडेड बाई D1/D2 कर लिया। तो यांत्रिक जो दक्षता निकला वो क्या निकला, यांत्रिक लाभ डिवाइडेड बाई वेग अनुपात। अब अगर हम यहाँ से यांत्रिक लाभ को निकालें तो यांत्रिक लाभ इक्वल टू क्या है, W/P है, और वेग अनुपात क्या है, D1/D2 है। तो प्रतिशत दक्षता यहाँ से निकल के जो आएगा हमारा क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन, ठीक है, VP, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेग अनुपात हमारा जो क्या हो जाएगा, यही हमारा यांत्रिक दक्षता जो है हो जाएगी। ठीक है, तो मैकेनिकल, यहाँ पे देखिए प्रतिशत दक्षता अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ बटे वेलोसिटी रेशियो इंटू 100, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत दक्षता हो जाएगी। और अगर यहीं से हमको यांत्रिक लाभ निकालना है यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वेग अनुपात को इधर ले जाएंगे, तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, प्रतिशत दक्षता गुणते वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से ये भी फार्मूला हमारा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मशीन की दक्षता को इस तरह भी लिखा जा सकता है, यह यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात के बीच एक अनुपात होता है। ठीक है, जो कि ऊपर वाले फार्मूले से अभी आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट देखिए नोट यहाँ पर कि सामान्यतः प्रत्येक मशीन की दक्षता व्यवहारिक रूप से 100% से कम होती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऊर्जा घर्षण आदि में लॉस में नष्ट हो जाती है, परंतु जिस मशीन की दक्षता 100% होती है उसे आदर्श मशीन कहते हैं, आइडियल मशीन कहते हैं, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी मशीन होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह होगा, घर्षण वगैरह होगा ही, और कुछ न कुछ ऊर्जा का जो लॉस है हो जाएगा। ठीक है, अतः यांत्रिक लाभ व वेग अनुपात का मान आदर्श मशीन में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो मान है वो आदर्श मशीन में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मशीन का उपयोग, सिंपल चीज़ है, मशीन का उपयोग हम लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए करते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए करते हैं। कौन कौन सा है, पहला देखिए, आगे पीछे टू एंड फ्रो गति को घूर्णन गति या इसके विपरीत स्थिति में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जैसे इंजन में क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, इंजन अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा, सारी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, थोड़ा सा 1-2 दिन आप मैनेज कर लीजिए। कि इंजन में देखिए आगे पीछे की गति, देखिए इस तरह का पिस्टन होता है इंजन में, इस तरह का सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पिस्टन। अब सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो कैसा मोशन करता है, आगे पीछे गति, इसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन या पश्चाग्र गति भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन इस गति से क्या हमारी बाइक चलेगी, इस गति से क्या कोई मशीन चलेगी, क्योंकि हमारा जो मशीन है उसके लिए हमको रोटरी मोशन चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं भैया, इसमें नीचे एक क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट लगा देते हैं, जिससे पिस्टन की आगे पीछे वाली गति को हम लोग क्या करते हैं, रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वही हमारा काम करता है। तो ये क्या हुई, एक तरह की मशीन हुई। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा है घूर्णन गति को रैखिक गति या इसकी विपरीत स्थिति में बदलने के लिए, जैसे रैक एवं पिनियन। ठीक है, तो रैक एवं पिनियन क्या काम करते हैं, मान लीजिए ये हमारा पिनियन है इस तरीके से, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक रैक, ठीक है, इसी दांते का इस तरीके से। अब देखिए पिनियन रोटरी मोशन कर रहा है, लेकिन ये रैक कैसा चल रहा है, रेखीय गति में, इसी दांते पे ये रैक जो है चलता जाएगा। तो इसका उपयोग कहाँ पे ही किया जाता है, हैंडलिंग प्रोसेस में। बड़े बड़े जो आप देखे होंगे प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें कन्वेयर पे, बेल्ट पे एक तरह से ऐसे सामान आता रहता है, फिर दूसरा प्रोसेस होता रहता है, फिर आगे जाता रहता है, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। घूर्णन गति को रैखिक गति में बदल लिया जाता है, पिनियन की जो घूर्णन गति है उसको रैक की रैखिक गति में बदल लिया जाता है। अगला देखिए, चाल की गति को कम या अधिक करने के लिए किया जाता है, जैसे साइकिल, सिलाई मशीन। चाल की गति को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं मशीन की सहायता से। अगला देखिए, चौथा है भारी भार उठाने के लिए किया जाता है, जैसे कि क्रोबार, स्क्रू जैक, पहिया और धुरा। ठीक है, तो यही जो सिंपल है ये मशीनें के उपयोग हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं सरल मशीनों के प्रकार। ठीक है, इसको हमको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, कि बस आप इसमें अपना नाम ध्यान रख लीजिए। सरल मशीन होती है जिसको हम लोग नॉर्मल लाइफ में उपयोग करते हैं। जैसे कि सरल मशीन के प्रकार, पहला है पुली, आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा भारी लोड को उठाने के लिए हम लोग पुली का उपयोग कर लेते हैं। आनत तल, तीसरा है लीवर यानी कि उत्तोलक, चौथा है पहिया व दूरी, पांचवा है स्क्रू जैक। आपने देखा होगा कहीं कोई गाड़ी वगैरह फंस जाती है
या फोर व्हीलर में जब टायर पंचर हो जाता है तो उसको ऊपर उठाने के लिए हम लोग स्क्रू जैक का उपयोग करते हैं। छठवां है गियर पहिया। अब हमको जो पढ़ना है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा उत्तोलक लीवर। तो उसी के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखिए उत्तोलक को देखते हैं कि क्या होती है। देखिए यह एक साधारण दृढ़ छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अभी एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। बस वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिएगा और अपना नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम समय वही काम देने वाला है। देखिए स्थिर बिंदु को आलंब फलक्रम कहते हैं, यानी कि जो बिंदु, जैसे मान लीजिए अभी ये मैंने एक बार बना दी, यहाँ पे ये मैंने लगा दिया फलक्रम, यानी कि ये स्थिर बिंदु है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलक्रम कहते हैं। आलंब से लोड व प्रयास के बीच की दूरी को उत्तोलक की भुजाएं कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमारा फलक्रम है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं एफर्ट और यहाँ पे लोड है हमारा, तो इसके बीच की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, आर्म। ठीक है। प्रयास तथा आलंब के बीच की भुजा को प्रयास भुजा तथा लोड एवं आलंब के बीच की भुजा को लोड भुजा कहते हैं। यानी कि फिर से समझिए, मान लीजिए हमारा कोई ये सिंपल लीवर है, यहाँ पे है इसका फलक्रम, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एफर्ट यानी कि P, और यहाँ पे है हमारा लोड यानी कि W। तो इस फलक्रम से इस एफर्ट के बीच की जो दूरी होगी इसको हम लोग बोलेंगे एफर्ट आर्म, तथा ये लोड है, लोड और जो फलक्रम के बीच की दूरी होगी, आलंब के बीच की दूरी होगी, इसको हम लोग बोलेंगे लोड आर्म। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, उत्तोलक को निम्न दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है सीधी छड़ वाला उत्तोलक और दूसरा है मोड़ी छड़ वाला उत्तोलक, यानी कि स्ट्रेट बार लीवर एंड जो है हुक बार लीवर। ठीक है। अब अगला देखिए कि दोनों प्रकार के उत्तोलकों के लिए निम्न सिद्धांत कार्य करता है। पहला है लोड इंटू लोड भुजा इक्वल टू प्रयास इंटू प्रयास भुजा। अब ध्यान से समझिएगा भैया, यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे छोटा एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। यह सिद्धांत उत्तोलक का सिद्धांत कहलाता है। जैसे आपको मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन सिंपल दे देगा, ये इस तरीके से कहेगा कि हमने यहाँ पे इतने का लोड लगाया है और फलक्रम से लोड भुजा की दूरी इतनी है। मान लीजिए यहाँ पे 10 न्यूटन का हमने लोड लगाया और यहाँ पे जो इसकी दूरी है वो है 5 mm। ठीक है, सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर ले लेते हैं। फिर उसके बाद कहा है कि प्रयास भुजा से प्रयास की दूरी है 6 मीटर। अब बताइए प्रयास कितना होगा, कि हम कितना प्रयास लगाएं कि हमारा जो लोड है वो उठ जाए ऊपर की तरफ। तो लोड आपको दिया है 10 न्यूटन इंटू लोड भुजा कितना दिया है 5 मीटर बराबर यहाँ पे कितना दिया है, प्रयास भुजा जो है आपको दी है 6 इंटू P आपको निकालना है। तो आप निकाल सकते हो कि नहीं, P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50/6। तो ये आपका क्या हो जाएगी, ये आपका एफर्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पर, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले पर आपसे सिंपल जो है लीवर से जुड़े जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो अब आइए, हमको जो हमारा टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सीधी छड़ वाले उत्तोलक के बारे में, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का जो सबसे सार है वो यही है कि इसमें जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, इसी से आपसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि कौन सा बताइए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है और कौन तृतीय श्रेणी के यानी कि थर्ड ऑर्डर लेवल का जो है उत्तोलक है, लीवर है। तो यहाँ पे देखिए सीधी छड़ वाले उत्तोलक को 3 भागों में, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। अब देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को समझिए यहाँ पर कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक फर्स्ट ऑर्डर लीवर जिस उत्तोलक में आलंब प्रयास तथा लोड के बीच में होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये है फलक्रम, जो कि अभी मैंने आपको सिम बार का जो है वो दिया था। ये है फलक्रम, ये है एफर्ट, हमने एक तरफ लगाया है, एक तरफ लोड लगाया है। तो सिंपल आप एक चीज़ ध्यान रखिए याद करने के लिए कि जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा उसका जो फलक्रम होगा वो क्या होगा, बीच में होगा। अब अगला चीज़ भैया आपको क्या ध्यान रखना है, जो कि किताब में नहीं था, जो कि मैंने ऐड किया है कि यांत्रिक लाभ एक से कम, एक या एक से अधिक भी हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, प्रथम श्रेणी के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ, जो कि मैंने अभी आपको बताया
वो कितना होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, और एक से क्या हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। किस पर डिपेंड करेगा, ये जो एफर्ट है, ये जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, इस आर्म की लंबाई पर निर्भर करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यही भुजा छोटी कर दी, इतनी कर दी, यहाँ पे लगा रहे तब आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा। और यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं उनका यांत्रिक लाभ एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, तथा एक से अधिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं। साधारण तुला, क्योंकि भैया साधारण तुला हम देखिए बीच में लगा होता है फलक्रम, और इधर इधर क्या होता है हमारा, एक तरफ लोड होता है, एक तरफ एफर्ट होता है। हैंडपंप का हत्था, ठीक है, वह जो क्ला हैमर, कैंची, ये सभी क्या है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की तरफ। इसमें देखिए क्या होता है कि जिस उत्तोलक में लोड आलंब और प्रयास के बीच होता है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कहलाता है। यानी कि इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो लोड है, ये है हमारा बार, लोड है क्या होगा, बीच में होगा, फलक्रम एक साइड होगा, आलम्ब एक साइड होगा, और एक तरफ हमारा क्या होगा, प्रयास। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले में क्या होगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो है फलक्रम बीच में होगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा, लोड बीच में होगा। बस बीच वाला याद रख लीजिए, बाकी तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक पहिए वाली कूड़ा गाड़ी, तो भैया देखिए इसमें यही तो होता है, ये आगे पहिया लगा होता है, ये इस तरीके की होती है, बीच में देखिए लोड होता है, और यहाँ पे आपने हत्था लगा होता है, आपने प्रयास लगाया हुआ होता है उस लोड को उठाने के लिए। सरौता, अब सरौता देखिए, सरौता आप लोगों ने सबने यूज किया होगा, कुछ इस तरीके को होता है, इस तरीके का। मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप सुपारी को रखते हैं काटने के लिए, तो लोड कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे हिंज होता है, यहाँ पे फलक्रम हो गया, और आप एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं सुपारी को काटने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लीजिए पिंच बार, नाव की पतवार और लेमन क्रशर, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक हैं उसके उदाहरण। अब इसके में जो नोट लगा के आपको क्या बात रखनी, याद रखनी है कि यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। यानी कि जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है उसका जो यांत्रिक लाभ है, मैकेनिकल एडवांटेज है, वो हमेशा हमेशा एक से अधिक होता है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए अगले श्रेणी के उत्तोलक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक थर्ड ऑर्डर लीवर, जिस उत्तोलक में प्रयास, लोड तथा आलंब के बीच में होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। इसका पहले फिगर समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये है आपका बीच में रहेगा आपका एफर्ट, इधर है लोड और इधर है फलक्रम। एग्जाम्पल देखिए समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला है चिमटा। अब देखिए भैया चिमटे की मैं फिगर बना रहा हूँ, चिमटा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो आप चिमटे कहाँ से पकड़ते हो, क्या यहाँ से पकड़ते हो, नहीं। क्या यहाँ से पकड़ते हो, नहीं। आप कहाँ से पकड़ते हो भैया, बीच से पकड़ते हो, और तब यहाँ पे दबाते हो तो यहाँ से फिर रोटी पकड़ते हो, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फलक्रम। तो आप एफर्ट, प्रयास कहाँ लगा रहे हो, काम कहाँ पे कर रहे हो, वो कर रहे हो बीच में। तो वही तो हमको चाहिए कि इसमें जो प्रयास है वो क्या होता है, लोड और जो फलक्रम है उसके बीच में होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रख लीजिए कि चिमटा है, सेफ्टी वाल्व लीवर है, मनुष्य का हाथ कोहनी के आगे वाला जो भाग होता है वो हो गया, हल इत्यादि। तो इसके एग्जाम्पल, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि और भी एग्जाम्पल आप गूगल वगैरह से खोज के या बुक वगैरह से खोज के अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, और अगर एग्जाम्पल पूछे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। अब देखिए इसका ध्यान रखना है कि इसका जो यांत्रिक लाभ है वो सदैव क्या होता है, एक से कम होता है। पहले वाले का क्या, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के क्या एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, और एक से कम भी हो सकता है। द्वितीय वाले का क्या, हमेशा एक से अधिक होता है, और तृतीय वाले का क्या, हमेशा एक से कम होता है। ये भी प्रश्न बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसको भी आपको नोट लगा के अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए मुड़ी छड़ वाला उत्तोलक है, इसको आप छोटा सा समझ लीजिए बस, या उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो दूसरा देखिए मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक, कर्व्ड लीवर। जैसा उत्तोलक का नाम है उसी के अनुरूप मुड़ी हुई आकृति का उत्तोलक मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक कहलाता है। इसमें उत्तोलक की दोनों भुजाओं
प्रयास भुजा तथा भार भुजा के बीच 0 से 180 डिग्री का वांछित कोण होता है। जैसे कि बेल क्रैंक लीवर, इसमें भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई होती हैं। तो बस इसको आप इतना लिख लीजिएगा और यहाँ से हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो 1-2 लेक्चर हमारे फिजिक्स के बचे हुए हैं, साइंस के बचे हुए हैं, उसको हम लोग कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इंजन की जो है शुरुआत करेंगे। ठीक है, इंजन की वीडियो जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, बस मुझको उसको समय से अपलोड करना है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको वैसे ही पढ़ाई हैं, बस जो बोर्ड पे पढ़ाता था ये अभी यहाँ पे पढ़ाई, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बाहर चल रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।